नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट में दरअसल जब से इजराइल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया है, तब से तेहरान में घने काले बादल छाए हुए हैं और धुआं लगातार उठ रहा है। और वहां पर खबर यह है कि आसमान से भी तेल गिर रहा है। तो ये गंभीर स्थिति जरूर पैदा हो रही है, लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से यह कह दिया गया है कि अमेरिका इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि वो मदर ऑफ ऑल बम जो है वो गिराने की तैयारी में है। लेकिन एक चेतावनी भी ईरान जारी कर रहा है और वो है तेल को लेकर कि तेल का दाम जो है आसमान से भी ऊपर चला जाएगा अगर अमेरिका और इजराइल का रुख यही रहता है। तो आइए इन्हीं चीज़ों को समझते हैं और साथ ही में बात करेंगे अमेरिका के व्यापार की भी। अमेरिका का व्यापार क्या, अमेरिका का मुख्य व्यापार है उसके हथियार, उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा को। मेरे साथ अंकुर जी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले बात तेल की कर लेते हैं। सर, तेल की क्या रिपोर्ट? देखिए पुनीत, तेल की जो रिपोर्ट है काफ़ी मतलब चिंताजनक है, क्योंकि पूरी दुनिया में दाम बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो वो करीब 67 रुपीज़ पर था और आज वो करीब 112-13 डॉलर प्रति बैरल तक गया। लेकिन बाद में फिर जी7 कंट्रीज़ ने ये कहा कि भाई हम जो अपना रिज़र्व है वो पूरी दुनिया के लिए खोल देंगे, लेकिन तेल की किल्लत नहीं होने देंगे। तो उसके बाद फिर इसमें कुछ ठंडापन देखने को मिला, लेकिन ये अभी भी $100 से ऊपर है। अब देखिए, अगर हम क्रूड की कीमतों की बात करें तो जब से जंग शुरू हुई तब से करीब 80% क्रूड की दाम बढ़ चुके हैं। लगभग दुगने के आसपास ये एक बार पहुंच चुका है। तो आने वाले जो समय है, जो एनालिस्ट बात कर रहे हैं वो ये बात ये कर रहे हैं कि अगर ये जंग आगे चली, लंबी चली, तो फिर तेल के दाम और बढ़ सकते हैं, यानी कि ये $150 तक भी जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो इतनी चिंताजनक हैं जो कह रही कि $200 तक भी तेल के दाम जा सकते हैं। ईरान भी यही चेतावनी दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, जो उसने वहां पर किलेबंदी नाकेबंदी कर रखी है। और वो कह रहा है कि अगर यही रहा तो मतलब एक प्रकार से ये ईरान की तरफ से अमेरिका इजराइल पर दबाव है, पूरी दुनिया भी दबाव बनाए कि आप ये जो कर रहे हो इसको रोक दो। देखिए, पूरी दुनिया पर दबाव क्या कि तेल एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में असर डालती है, सभी देशों पे डालती है और सभी लोगों पे भी डालती है। अब जैसे अगर पुनीत मैं आपकी बात करूं कि आपका तो कोई वास्ता नहीं है, भाई जंग तो ईरान और अमेरिका के बीच में है, लेकिन ये जो तेल आप खरीदेंगे, जो आप अपनी कार में यूज़ करेंगे, वो तेल आपको महंगा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। चूँकि भारत में दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में दाम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर ये $150 प्रति बैरल पर जाएगा तो जाहिर है सरकार इतना घाटा नहीं सह पाएगी, तो फिर तेल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। फ़िलहाल चूँकि ये अच्छी बात है कि फ़िलहाल हमारे देश में तेल महंगा नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान में ऑलरेडी तेल महंगा हो चुका है, बांग्लादेश में भी महंगा हो चुका है। तो ये तमाम बातें हैं। तो तेल एक ऐसी कमोडिटी है पूरी दुनिया में, ये जब बढ़ती है तब तक कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनती है। लेकिन जो रिजर्व की बात है कि हम रिजर्व खोल रहे हैं और दाम में थोड़ा सा अभी हमें जरूर, लेकिन कितने दिन तक रिजर्व? ये जी7 कंट्रीज़ ने बोला है। अब लोगों का अनुमान ये है कि जो जंग है जो फिलहाल ये चल रही है, ये 1-2 हफ्ते और चले या 4 हफ्ते और चले मैक्सिमम। लेकिन जो आसार है, आप ये देखिए ना कि ईरान वो मुल्क है जिसने इराक के साथ 8 सालों तक जंग करी थी। तो वो एक कौम जो है, वो ईरान है, उसको समझना पड़ेगा कि वो लंबे लड़ाई के लिए तैयार है। तो अगर ये जो जंग है फिलहाल ये लंबी खिंचती है, ये 2 महीना या 3 महीने भी खिंचती है, तो इसका असर दुनिया पे आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं अमेरिका, ईरान ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका मिल करके प्लान कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशंस करने का, और अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको अपने मुगालते दूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तब क्या चीज़ें ऐसी रहेंगी? उनको ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल कर लेंगे अभी भी। देखिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये कहा जाता है कि जब आर्मी किसी ऑपरेशन करती है तो दे शुड बी बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन ऐसा आपको नहीं लग रहा। देखिए, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ईरान एक तो बड़ा कंट्री है, फिर आप ईरान में जो IRGC है वो करीब उसके 41 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने इराक के साथ 8 सालों तक लड़ाई लड़ी थी, 8 सालों तक जंग लड़ी थी। तो अमेरिका इजराइल के लिए ये हलवा नहीं है, बूट्स ऑन द ग्राउंड इतना आसान काम नहीं है। देखिए, अभी
चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो उन्होंने एयर सुपरमेसी एक तरह से कह सकते हो कि भाई उनके जहाज़ अंदर चले जाते हैं ईरान के एयर स्पेस में, बट बूट्स ऑन द ग्राउंड मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। और अगर इसमें हुआ ऐसा तो अमेरिका इजराइल को कैजुअल्टी होगी, काफ़ी सैनिक मारे जा सकते हैं। और ये ईरान नहीं है कि जो इतना जख्म सहने के बाद भी वहाँ पे जो उनके ऑपरेशन जारी भी रखेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका मिड टर्म में जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म में जाएंगे, तो दे डोंट वांट कि वहाँ से कॉफिन वापस आए अमेरिका में या इजराइल में इतनी भारी संख्या में नुकसान हो। और वहाँ की जनता की, जैसे अभी कुछ सर्वे भी आ रहे हैं अमेरिका में जो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स आर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर विद द ईरान। तो अगर ईरान के साथ जंग होती है और उसमें कैजुअल्टी होती है खासतौर पर अमेरिका के सोल्जर्स की, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट अमेरिका एज एन इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि वहाँ मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि उनकी सीटें कम आएँ उनकी पार्टी की और फिर वो कोई लेजिस्लेशन पास ना करवा पाए अमेरिकी कांग्रेस में। बिकॉज अगर वो कमज़ोर पड़ते हैं मध्यावधि चुनाव में तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना, क्योंकि फिर तो ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे डेमोक्रेट्स ज़्यादा संख्या में आ गए तो इम्पीच भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो उनके लिए स्थिति बहुत खतरनाक लेकिन एक चीज़ है, अमेरिका के पास एक वो चिराग जो है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का वो चिराग है उसके हथियार, और हथियार मतलब कि दुनिया में जंग हो हथियार बिके। ये आज से नहीं है, आप सीरिया देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, तमाम मुल्कों में जो अमेरिका करता आया है। और अब ईरान के साथ साथ ईरान ने तो ये कहा था कि हम रीजनल वॉर में ये अगर आप अटैक करेंगे तो तब्दील हो ही जाएगा, लेकिन अमेरिका के ही जो अलाय हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको भी अब हथियारों की जरूरत पड़ेगी, तो एक बड़ा मार्केट तो अमेरिका के लिए खुल रहा है, उसको इस अपॉर्चुनिटी बाद की बात है। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात आपकी सही है कुछ हद तक कि भाई नया मार्केट खुलेगा, लेकिन मार्केट खुलने से पहले तो अभी तो जंग चल रही है ना, अभी तो मार्केट में हथियार ही नहीं है। अभी अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने 1-2 साल से तो जो उनकी इंटरसेप्टर्स थे या बैटरीज थी वो तो यूक्रेन में लगी हुई हैं। फिर क्या हुआ कि जो ईरान ने तबाही मचाई है, जो उनके रडार्स ख़त्म किए हैं, और फिर जो उनकी सप्लाई है, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा अमेरिका की, क्योंकि अगर अमेरिका की सप्लाई चेन प्रभावित ना होती तो अमेरिका 2 हफ्तों में ये क्लेम कर सकता था कि भाई 2 या 3 हफ्तों में कि भाई मैं जंग जीत चुका हूँ, लेकिन अभी तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका की एक सप्लाई चेन जो हथियार बनाने की क्षमता है वो प्रभावित हुई है। और ईरान तो ये बात कह चुका है, अली लारीजानी ने भी ये बात कही है जो उनके सिक्योरिटी चीफ है, कि हम तो 20 साल से अमेरिका के साथ जंग करने की तैयारी कर रहे थे। और ईरान जो है करीब हर महीने करीब 3 से 4 हज़ार ड्रोन बनाता है, और वो ड्रोन जिसकी कीमत मात्र $20,000 है और जिसको ख़त्म करने के लिए 113 मिलियन का एक इंटरसेप्टर काम होता है, यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियली भी और संख्या के लिहाज से भी अमेरिका इज़ आल्सो रनिंग आउट ऑफ वेपन्स। तो वो इसलिए यही बात है कि अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए यूक्रेन से भी कुछ चीज़ें मंगाई जाएंगी। नाटो में के कुछ अलाई है, जैसे तुर्की है, टर्की को ऐसा कहा गया है, खबरें शुरू कर दी है, ऐसी खबरें ये भी है कि तुर्की की एक कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है ड्रोन बनाने का और इंटरसेप्टर बनाने का, तो वो भी एक है। तो मुझे लगता है कि वो तो बाद की बात है कि हथियार बेचे जाएंगे नहीं बेचे जाएंगे। फिलहाल तो ये है कि अगर ये 3-4 महीने जंग खिंच गई और लंबी लड़ाई चली तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। $891 मिलियन पर डे का यूएस आर्मी का खर्चा बताया जा रहा है, और इस बीच तमाम दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस से भी एक आया कि वहाँ का उनका भी एक न्यूक्लियर करियर जो है वो बढ़ चला है मिडिल ईस्ट की तरफ। चार्ल्स डी कुछ नाम है उसका। चार्ल्स डी गॉले। यस। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जंग का खर्चा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए कितने दिन तक ये झेल पाएंगे इस खर्चे को? देखिए ये बात तो अमेरिका में लोग ये पूछने लगे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ी है वहाँ पर। पिछले हफ्ते जो आंकड़े आए थे, इस हफ्ते भी आंकड़े आने वाले हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉट। तो अमेरिका में ये लोग, आम लोग ये बात कहने लगे हैं कि जो खर्चा है, जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो पैसे नहीं खर्च होने चाहिए,
और इस लड़ाई से जो ईरान के साथ हमने की है एज एन अमेरिकन, जो लोग कह रहे हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है। और फिर वहाँ पे एक बहस ये भी छिड़ी है कि जी ये लड़ाई तो हमारी नहीं थी, ईरान की थी, वो इजराइल की थी। मतलब इजराइल की लड़ाई में अमेरिका घसीट लिया गया, ये कुछ वहाँ के एनालिस्ट बात कर रहे हैं। तो रही बात खर्चे की, देखिए अमेरिकन इकोनॉमी पिछले जो रिसेशन पूरी तरह से तो नहीं आया था, लेकिन वहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी, जिसके बाद फिर वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ाई गई। तो अमेरिकन इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में थी, पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन इस युद्ध के बाद अमेरिका पर एक बड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि उसके जो खर्चे हैं, जो नेशनल डेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की कोशिशें होंगी। और यही वजह थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो टैरिफ लगाते थे पूरी दुनिया पे, शटडाउन भी हुआ उनके यहाँ, पूरी बिल्कुल शटडाउन हुआ था। तो पूरी दुनिया में जो टैरिफ का जो खेल है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये टैरिफ लगाकर हम अमेरिका का नेशनल डेट कम करेंगे। लेकिन वो बात अलग है, अब जो ये लड़ाई हुई है इसका असर ज़रूर अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मध्यावधि चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा इस लड़ाई को लंबा खींचना, कहीं ना कहीं कुछ बातचीत ज़रूर होगी। तो मध्यावधि चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान होता है तो उसके लिए मौजूदा सरकारी जिम्मेदार होगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये कहकर कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, और इसीलिए हम अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए, इसलिए वो यूरेनियम जो है उसको भी कब्जे में लेने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये पूरा जो वॉर जिस सिचुएशन में आ खड़ा हुआ है, कहीं भी यूरेनियम की कोई चर्चा, कोई जिक्र, कोई चिंता है, या फिर अपना एक एजेंडा सेट करना है? क्योंकि आज ही एक खबर ये सामने आती है, लिंडसे ग्राहम जो है उन्होंने ये कहा कि वेनेजुएला के पास 31%, दुनिया का 31% ऑयल रिजर्व है, और अब तो वो हमारा अलाय है या हमारे कब्जे में है, जो भी मान लीजिए। तो ये एक चीन को पटखनी देने के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या ईरान के तेल पर ही नज़र है, बेसिकली खेल उसी का है, या फिर वो यूरेनियम वाला मामला वाकई में दुनिया को बचाना है? नहीं, दुनिया को कोई नहीं बचाता पुनीत, ये तो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। वेनेजुएला में तेल की बात आपने कही, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है कि वेनेजुएला के पास जो सोना था वो भी शायद अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया, हालांकि मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता, मैं तो सोशल मीडिया की बात बता सकता हूँ। पूरी दुनिया में ये तेल की लड़ाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका ने जो अटैक किया तो इसमें अब यूरेनियम की तो बात ही नहीं हो रही बेसिकली, अब ये बात हो नहीं रही कि भाई यूरेनियम कहाँ है। अच्छा, ईरान को सबसे बड़ा जो धक्का पहुंचा है वो धक्का इस बात से पहुंचा है कि अगर आप खामनेई को नहीं मारते तो एक बार लगता कि ईरान के साथ आपकी बातचीत हो सकती थी। जो आपने पिछले साल जून में जो लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ाई अभी 5-6 दिन चल के ख़त्म हो सकती थी। लेकिन IRGC या उसके कमांडर इस बात से ज़्यादा खपा है कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को ही मार दिया, तो हम उसका बदला लेंगे। अब वो बदले में चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो, वो हम नुकसान सहन करेंगे, बट हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। तो ईरान का तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हो अमेरिका को ये उम्मीद थी कि जैसे वेनेजुएला एक हलवे के तौर पर प्लेट में आ गया, उसका तेल भी आपके कब्जे में आ गया, उसके एसेट्स भी आपके कब्जे में आ गई, तो हो सकता है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तेल का ईरान, ये भी हमारे कब्जे में आ जाएगा मात्र 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में। ऐसा तो नहीं कि इजराइल, चूंकि वॉर तो इजराइल ने शुरू किया, पहले तो नहीं, लेकिन मैं ये समझ, इजराइल के मोटिव अलग हैं, अमेरिका के अलग नहीं, हैं। मोटिव तो अलग हैं, लेकिन मिसगाइड तो नहीं है अमेरिका को कर दिया कि आप करके देखो बस हो जाएगा यूं। ये हो सकता है, लेकिन इजराइल का मोटिव था, इजराइल की एग्जिस्टेंस को सवाल था, क्योंकि ईरान हमेशा यही कहता था कि भाई हम इसको नक्शे से मिटाएंगे। तो इजराइल को तो वो थ्रेट पूरी करनी थी। हो सकता है अमेरिका को ये लालच दिया हो कि हमारा तो ये काम हो जाएगा, हमारा दुश्मन मर जाएगा। दूसरा आपका फायदा ये होगा, जो तेल है, हाँ, तेल गैस जो है और जो और एसेट्स होंगी वो आपकी हो जाएंगी। लेकिन वो अंदर जाकर
फंस गया, क्योंकि 1, 2, 3 अब तो एयरक्राफ्ट कैरियर जंगी जहाज जो है आपको नहीं, वो तो मतलब अब कितना खर्चीला हो रहा गल्फ है ऑफ ये। ओमान की तरफ चला गया। अब तो जो फारस की खाड़ी है जिसको हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो पहले तो अब्राहम लिंकन वहाँ पे था, लेकिन वो तो जब पीछे खिसकता जा और रहा है ओमान पीछे की तरफ। करीब 1000 नॉटिकल माइल्स पीछे चला गया है। तो उनको अमेरिका को मतलब ये एक अंदेशा हो गया है कि जो भी देखिए- नुकसान हो अड़ोसी पड़ोसी क्या हो हम वहां से यूज करेंगे और उनका मिसाइल करे तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में लड़ा दो। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो ये कह चुके हैं कि आपस में भाइयों को लड़ाने का काम हो रहा है, ये वो कह रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है यूएन में ये कह रहा है कि सहयोगियों पर हमला करना, उसी के अड़ोसी पड़ोसियों पर हमारे सहयोगी जो हैं, ईरान के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ईरान ने जो बात कही है कि हमारे पड़ोसी हैं, हम फारसी अरबी भाई भाई हैं, हमारा कल्चरल रिश्ता भी है, हमारी सब कुछ चीज़ें भी बहुत सारी एक दूसरे से मिलती हैं, और ईरान कभी भी जो है अलहदा नहीं रहा अरब मुल्कों से। लेकिन अभी अगर आप वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट्स देखेंगे या जो भी हैं, चाहे ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, वो अब उनके अमेरिका के साथ रिश्ते ज़्यादा मजबूत हैं, या यूं कहें लेकिन कि रिश्ते मजबूत भले ही हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षित हैं? सवाल तो अब मौजूदा दौर में ये भी खड़ा हो गया। अब यही तो सवाल है। अब वो जो उनको इनसिक्योरिटी हुई है वो इसलिए हुई है कि ईरान ने जो अपना गेम प्लान है वो ऐसे खेला है कि जो इनके पपेट कंट्रीज़ हैं अमेरिका के, उसकी नज़रों में मैं इन पर अटैक करूँगा। तो इस वजह से पूरी कहीं ना कहीं इक्वेशन गड़बड़ाई है। अब जैसे यूएई है, यूएई के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं था ईरान का, लेकिन ईरान ने इसलिए उनको टारगेट किया क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा एयरबेस है यूएई में। हालांकि बात ये भी है कि एक चीज़ माननी पड़ेगी कुछ कंट्रीज़ की, खासतौर पर यूएई, या उन्होंने पलटकर अभी उतना वार नहीं किया। अगर ये हुआ कि यूएई हो गया या कतर हो गया या दूसरे मुल्क हो गए, बहरीन हो गया, ये सब मिल करके, अमेरिका तो लड़ ही रहा है, इजराइल तो लड़ रहा है, लेकिन अगर ये सब मिलकर भी ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो ईरान ने ऐसी तैयारियां कर रखी है। देखिए, अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो जो ईरान के पास अगर उस वक्त तक मिसाइलें बची तो वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनको ये मालूम है जितने भी तो आज के कंट्रीज घर हैं ये। हाँ, दूसरी बात ये एक और है कि जो इन कंट्रीज़ में जो वहाँ के लोग हैं, जो शेख अलग हैं, जो रूलर्स अलग हैं, लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि ईरान जो कुछ कर रहा है शायद गलत नहीं मुस्लिम ईरान जो कुछ कर रहा है, हाँ, ईरान बेसिकली इजराइल से लड़ रहा है। तो वहाँ के जो आम शहरी है, आम मुसलमान है, वो ये भी समझता है ना कि ईरान का जो मोटिव है इजराइल से लड़ना वो गलत नहीं है। ईरान हम पे हमला कर रहा है, हमारे मुल्क पे कर रहा है, वो एक गलत बात है, पर जो उसका बड़ा मोटिव है यानी कि इजराइल से जंग करना, वो गलत नहीं। वो टीस तो मतलब बाकी अरब कंट्रीज हाँ, में भी है। इजराइल को लेकर है टीस, लेकिन जो रूलर है, जो वहाँ पे जो भी शासन में है, उनकी अपनी मजबूरियाँ कह लो, इक्वेशंस कह लो, या अमेरिका की उनकी बात माननी पड़ेगी। अमेरिका के साथ बहुत ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, वो इतने आसान नहीं है कि आप अमेरिका को नज़रें दिखाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ आप नज़रें दिखाएंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि एक खबर और आ रही है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भी अब थोड़ा सा टेंशन इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका जो है दक्षिण कोरिया के साथ आज से एक सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और इसको एक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है फ्रीडम शील्ड। तो एक तरफ जंग, इस तरफ मिडिल ईस्ट में, दूसरी तरफ अगर वहाँ पर ये सब होता है तो एक टेंशन क्रिएट करने का काम होगा, टेंशन बढ़ेगी। देखिए, ये जो जंग है इसमें आपने जो आशंका जाहिर की, मैं एक और आपके सामने रखता हूँ कि ये सब चल रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका के पास हथियार भी सप्लाई कम होगी, कोई उसने इतना लंबा युद्ध की बात नहीं सोची थी। उधर यूक्रेन की लड़ाई चल रही, क्या होगा अगर चीन ताइवान पर अटैक कर दे इस दौरान? सोच के देखिए, तो क्या अमेरिका वहाँ लड़ने जाएगा? कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये बात भी जाहिर, जो आपने नॉर्थ कोरिया का मुद्दा उठाया है और वो वहाँ पर इंटरसेप्ट या उस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए थोड़ी सी मौजूदगी दिखाने की कोशिश है, वो वही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम मतलब आप ईरान में डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो। हाँ। आप अपना
हाँ, उनको एंगेज करना वहाँ उनको एंगेज करना, ये दिखाना कि हम यहाँ भी हमारी प्रेजेंस है। लेकिन सवाल ये है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर दे तो फिर क्या अमेरिका अपना जंगी बेड़ा वहाँ पे भेजेगा? और किम क्या खामोश बैठेंगे? क्या किम खामोश बैठेंगे? ठीक। तो कुल मिलाकर चर्चा थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर हमने चर्चा में शामिल किए। क्या हो सकता है, तेल की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर इसका असर होगा और तेल के रूप में होगा, जिसकी कीमतें जो है आसमान छूने लग जाएंगी, और कोई भी ये नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका क्या वाकई में ग्राउंड ऑपरेशन कर पाएगा, और अगर करता है तो ईरान की तरफ से क्या जवाब मिलेगा? क्योंकि ईरान बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ईरान खुद ये क्लेम करता है कि हम बहुत सालों से अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया।